नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल MS यादव IAS GS एकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने जो है आपके लिए वीडियो डाला हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष। वैसे कल हमने जो है कॉन्सेप्ट की बात की हुई थी। कुछ लोगों ने बोला कि कॉन्सेप्ट नहीं हो पाया था। कल हमने जो है फैक्ट की बात की हुई थी। मतलब जो परीक्षाओं में प्रश्न वगैरह आते हैं तो किस टाइप के आते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला फैक्ट के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो इस वजह से आज हम ख़ास तौर से अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो हमारा संघर्ष है ये हम एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लाए हैं। असल में होता क्या है कि अगर किसी चीज़ का अगर हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो हमको प्रश्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। तो उसी के लिए हम ये अपना जो है आज की क्लास रखे हुए हैं। बहरहाल आप लोग अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो एक काम करना, साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब गैप इसमें गैप नहीं होगा और साथ साथ में जो है आपका सिलेबस भी होता रहेगा। तो अभी तो हमारे कम वीडियो हैं, लेकिन आने वाले समय में इनकी बहुत ज़्यादा जो है संख्या हो जाएगी, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, अगर हमारे ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों तो आप लोग इनको शेयर करना भी शुरू कर दें और लोगों से बोलें कि आप वीडियो देखिए। हो सकता है कि ये वीडियो उन लोगों की समझ में आ जाए। असल में होता क्या है, थोड़ा सा इतिहास विषय कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर उसको समझ लिया जाए तो सरल हो जाता है। तो आज आइए हम इसी कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट उन्हीं लोगों के समझ में आएगा जिन लोगों ने हमारा जो है कल का वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो कुछ चीज़ें आप मिस करेंगे। तो आइए शुरू कर देते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में। आप लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में देखा था कि यूरोप के लोग मसालों आदि के लिए लगातार भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला रुख हमारा होता था किसका? पुर्तगालियों का। और ये सब अगर इधर आए हुए हैं तो इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि मसाला, यानी गरम मसाला। तो गरम, हमने बताया था कि भारत में जो है गरम मसाले का एक केंद्र था। तो इस वजह से ये लोग जो है आते हैं। आते आते ये लोग जो है कितनी कंपनियों के रूप में? 5 कंपनियों के रूप में। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। तो ये लोग करते क्या है कि एक आता है दूसरा जाता है, ऐसे ही चला करता है। लेकिन अंततः क्या होता है कि 2 कंपनियों में थोड़ा सा संघर्ष हो जाता है। 2 कंपनियां कौन है? एक हमारी जो है अंग्रेज लोग हैं और दूसरे हमारे फ्रांसीसी लोग हैं। तो ये लोग कैसे, क्या यहाँ पर युद्ध की कंडीशन बनती है, तो आइए समझ लेते हैं। तो देख लीजिए, वैसे कल हमने ये फिगर बताया हुआ था, फिर भी आप लोग जो है इसको देखते चलें। देख लीजिए, हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है इंग्लैंड, जो कि हमारा यूरोप में है। दूसरा हमने बना दिया हुआ है फ्रांस। ये इंग्लैंड है, ये फ्रांस है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक जलसंधि है। आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कि कौन सी जलसंधि है। और इधर ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की, वही ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वर्तमान में है वियना। ये वही ऑस्ट्रिया है। ये फ्रांस है जिसकी राजधानी है पेरिस। और ये इंग्लैंड है जिसकी राजधानी है लंदन, जो कि है टेम्स नदी पर। आप लोग एक और कमेंट करिए, लंदन तो टेम्स नदी पर है, लेकिन पेरिस और वियना किस नदी पर हैं? आप लोग बताएंगे।
तो अब होता क्या है कि जो ये ऑस्ट्रिया होता है, ऑस्ट्रिया में हमने कल आपको एक राजा बताया हुआ था जिसका नाम था चार्ल्स सिक्स। कौन थे यहाँ पर? चार्ल्स सिक्स। लिख दे रहे हैं चार्ल्स छठे या सिक्स, ये राजा होते हैं। इनके कोई जो है पुत्र नहीं होता है, इनके कोई पुत्र नहीं होता है। इनके एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है, यहाँ पर पुत्री का नाम होता है मेरिया थेरेसा। मेरिया थेरेसा, ये इनकी पुत्री होती है। आप लोग केवल देखते चलिए, ये बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आपने कल हमारा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर ये सब बातें हमने बताई हुई है। तो क्या होता है, ये जो राजा होता है, इस राजा की लड़की होती है जिसका नाम होता है मेरिया थेरेसा। अब ये राजा बूढ़ा हो चुका होता है तो अपना जो है उत्तराधिकार सौंपना चाहता है। तो असल में होता क्या है कि उत्तराधिकार मुख्य रूप से जो है पुत्र को दिया जाता है। तो एक हमारा नियम सा बन गया है कि उत्तराधिकार के लिए पुत्र बहुत जरूरी है। लेकिन राजा क्या करता है कि अपना एक अधिनियम लाता है। उस अधिनियम के तहत ये नियम बना देता है कि उत्तराधिकार का जो हमारा पद है ये पुत्री को सौंपा जा सकता है। तो ये अपना एक नियम बनाता है जिसका नाम होता है प्रेगमेटिक सेशन। एक मतलब कह सकते हैं कि अपना एक नियम बनाता है और ये अपना उत्तराधिकार किसको दे देता है? मेरिया थेरेसा को बना देता है। बस यहीं से क्या होता है, यूरोप के अंदर थोड़ा सा खलबली मचना चालू हो जाती है। यूरोप में आप देश देख रहे हैं फ्रांस। फ्रांस चाहता है कि ये जो है अगर ये उत्तराधिकार दिया गया है तो सही नहीं है। इंग्लैंड भी कहता है सही नहीं है। तो दोनों में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने के लिए दोनों लालायित हो उठते हैं। बस यहीं से जो है हमारा इनके बीच मन मुटाव हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों लोग जो है भारत में हैं। आप देखे थे फ्रांस वाले भी जो है भारत में हैं और इंग्लैंड वाले भी कहाँ पर हैं? भारत में हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर संघर्ष हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी संघर्ष देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार होता है, ये इसी उत्तराधिकार की झलक हमको भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। तो पहला हमने देखो पॉइंट लिख दिया हुआ है, अहम भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ पर कर्नाटक के युद्ध की होती है। और यूरोप के तौर पर अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की। यानी जो ये कर्नाटक का युद्ध है ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से हमारा प्रभावित है। अगर ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए ये सब ना होता तो यहाँ पर भी ये सब हो सकता था कि ये ना देखने को मिलता। लेकिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता तो जरूर ही, क्योंकि फ्रांसीसी और यूरोपीय भारत में विद्यमान है तो मिलता जरूरी ही। लेकिन क्या है जो देखने को मिला हुआ है उसी की हम बात करेंगे। तो भारत में इसकी अहम भूमिका कहाँ के युद्ध की होती है? कर्नाटक की। कर्नाटक, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का हमारा राज्य है। हमने लिख दिया हुआ यहाँ पर। कर्नाटक में आप लोग बता सकते हैं कि शासन किसका चल रहा था? बहरहाल अनवरुद्दीन का शासन यहाँ पर चल रहा था। कहाँ पर भैया? तो कर्नाटक में। कर्नाटक मुख्य रूप से हम देखते हैं कि ये हमारा जो है पड़ता है पश्चिमी घाट की तरफ। और तट की अगर बात करते हैं तो इसका तट वर्तमान में जो है हमारा कन्नड़ होता है। तो ये कर्नाटक होता है। तो यहीं पे 3 युद्ध होते हैं। इन्हीं युद्धों को हम जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। अब यही कर्नाटक के बगल में एक हमारा जो है राज्य होता है जिसका नाम होता है हैदराबाद। और ये सब राज्य के होते क्या है कि मुगलों के अधीन होते हैं। लेकिन यहाँ के राजा ये सब चाहते हैं कि अब हम मुगलों से जो है स्वतंत्र हो जाएं।
तो ये भी थोड़ा सा दखलंदाजी देते हैं और यहाँ पर विदेशी शक्तियाँ हैं ही। तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तराधिकार का, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार तो हम आपको बता चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है। होता है हमारा जो है कर्नाटक का पहला युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 के बीच में है। इसकी शुरुआत कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। अच्छा, ये जो शुरुआत यहाँ पर हो रही है ये प्रभावित हमारी जो है यूरोप ही से है, क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रिया पर अधिकार जमाने के लिए फ्रांस भी लालायित है और इंग्लैंड भी लालायित है। इस वजह से इसकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे कौन? अंग्रेज करेंगे। तो अंग्रेजों में एक अंग्रेज होता है जिसका नाम होता है बार्नेट। बार्नेट करता क्या है? जो फ्रांसीसी हमारा होता है यहाँ पर जिसका नाम होता है डुप्ले, बार्नेट डुप्ले के जलपोत पकड़ लेता है। मतलब ये सोचता है कि अगर हमको प्रभाव दिखाना है तो हर जगह दिखाया जाए। और आप जानते हैं कि ये जलपोत आदि के माध्यम से जो है व्यापार करते थे, मसालों का जो है आदान प्रदान करते थे। तो बार्नेट करता क्या है कि डुप्ले के जो है जलपोत पकड़ लेता है। डुप्ले कर्नाटक के नवाब से सहायता मांगता है। कौन मांगता है? सहायता मांगता है। किससे मांगता है? तो कर्नाटक के नवाब से। लेकिन कर्नाटक का नवाब जिसका नाम होता है अनवरुद्दीन, वो मना कर देता है। मतलब अंग्रेजों की यहाँ पे चाल होती है तो अनवरुद्दीन मना कर देता है। जब मना कर देता है तो डुप्ले करता क्या है कि जो फ्रांसीसी बस्तियां हमारे वहाँ पे आसपास हैं वहाँ से अपने व्यक्ति को सूचित करता है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ला बोर्डोने। ला बोर्डोने ये होता है कहाँ पर? मॉरीशस में। मॉरीशस इसको सूचना देता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हमारे जलपोत पकड़ लिए हैं अंग्रेजों ने, आप आइए और हमारी मदद करिए। तो ये ला बोर्डोने तुरंत आता है और करता क्या है कि मद्रास पर मतलब जो जलपोत वगैरह पकड़े गए थे उनको भी छुड़ा देता है और मद्रास पर अपना अधिकार कर लेता है। मद्रास पर अधिकार हमारा सेंट थॉमे के युद्ध से होता है। सेंट थॉमे का युद्ध 1748 में हुआ था। आप देख रहे हैं किसके किसके बीच में? तो फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के समय में हुआ था। मतलब इन दोनों के बीच में हुआ था। कहने का मतलब है फ्रांसीसियों में कौन होगा? तो डुप्ले होगा और ये ला बोर्डोनो होगा। और इसके साथ साथ में उसका जैसे ला बोर्डोनो है तो इसका जो है एक सेनापति था जिसका नाम था पैराडाइस। तो वो था। अनवरुद्दीन ने जो है इस युद्ध में महफूज खां को जो है भेजा हुआ था। तो इसी युद्ध में क्या हो जाता है? ये हमारा अनवरुद्दीन जाता है हार। जब अनवरुद्दीन हार जाता है तो फ्रांसीसी जीत जाते हैं और मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं। मद्रास पर अधिकार कर लेते हैं। फिर क्या होता है? ये जो ला बोर्डोनो होता है इसका ये मानना होता है कि यार अंग्रेजों से कुछ रुपए ले जाए और इस पे ये जगह जो है अंग्रेजों को दे दी जाए। तो ला बोर्डोनो उससे कई पाउंड रुपए ले लेता है और दे देता है। लेकिन फ्रांसीसी फिर उससे अंग्रेजों से फिर जो है मद्रास को जीत लेते हैं। उसके बाद एक संधि होती है जिसका नाम होता है एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि यूरोप में होती है और क्या होता है? प्रथम युद्ध हमारा समाप्त हो जाता है। अभी तो यहाँ पर निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है कि यहाँ पर कौन लोग रहेंगे कौन लोग नहीं रहेंगे। अभी तो ये संघर्ष लगातार हमारा चलेगा। होता है हमारा कौन सा? कर्नाटक का दूसरा युद्ध। युद्धों में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण युद्ध रहेगा हमारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध। डेट कब होगी? 1749 में होगी। 1749 से 1754 तक की। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में होता क्या है कि आपको हमने कल के वीडियो में बताया था कि कर्नाटक पर आक्रमण किया था मराठों ने। और मराठों ने जब आक्रमण किया हुआ था तो वो चंदा साहब को बंदी बना लिए थे।
अब क्या होता है, काफ़ी टाइम बीत जाता है, क्योंकि आप कहाँ 48 और कहाँ जो है 54, इतने दिन में क्या होता है, चंदा साहब छूट के आ जाते हैं। तो जब चंदा साहब यहाँ पर छूट के आ जाते हैं तो स्थितियाँ थोड़ा सा बिगड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है, चंदा साहब भी यहाँ पर जो है अपना शासक बनने की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो इस लिहाज से हमारा दूसरा युद्ध इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कर्नाटक में हमने देखा कौन है, तो अनवरुद्दीन है। दूसरा हमने जो है यहाँ पर आपके लिए बताया था हैदराबाद। हैदराबाद में कल के वीडियो में हमने बताया था कौन था, निजामुल मुल्क था। कौन था, निजामुल मुल्क। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप देख रहे हैं इधर एंट्री हो रही है किसकी, चंदा साहब की। चंदा साहब कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए लालायित हैं, और उधर हमारा जो है अनवरुद्दीन हार चुका है। उधर हमारा हैदराबाद जो बचा हुआ है, हैदराबाद में कौन था, तो बताओगे भैया, निजामुल मुल्क था। उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी मृत्यु की जगह पर कल हमने बताया था कौन बना हुआ था, तो नासिर जंग बना हुआ था। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसा हमको राजनीति मिलती है कि यह युद्ध होना असंभावी मतलब अवश्य होगा। और कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये भी निर्धारण करेगा कि फ्रांसीसी शक्तिशाली हैं या फिर अंग्रेज शक्तिशाली हैं। तो कर्नाटक का युद्ध हमने देखा किस वजह से चालू है, तो एक तरफ हैदराबाद के शासक की मृत्यु हो रही है, तो वहाँ पर नासिर जंग बन रहा है। इधर अनवरुद्दीन हार रहा है, तो इधर कौन हमारा बन रहा है, चंदा साहब बन रहे हैं। हमने बताया था कि कल आपको यहाँ पर एक गुट बनता है फ्रांसीसियों का, एक गुट बनता है अंग्रेजों का। फ्रांसीसियों के गुट में कौन कौन होता है, तो एक तो हमारा कौन हो जाता है, डुप्ले हो जाता है। दूसरा यहाँ पर कौन होता है, चंदा साहब होते हैं। चंदा साहब कहाँ से, कर्नाटक की तरफ से। उधर हमारा जो है गुट में कौन होता है, तो मुजफ्फर जंग होता है। ये जो है एक हमारा कैसा गुट होता है, कह सकते हैं कि हमारा ये फ्रांसीसी गुट होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पर कुछ हमको कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर ये जो युद्ध हुआ है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये युद्ध हमारा होता है 1749 से 1754 तक के बीच में चलता है। यहीं पे हमारा कौन बन जाता है, तो मुजफ्फर जंग बन जाएगा हैदराबाद में, और चंदा साहब मिल जाएंगे आपको कर्नाटक में। मुजफ्फर जंग जब यहाँ पर शासक बनेगा, तो एक फ्रांसीसी होता है जिसका नाम होता है बुस्सी। बुस्सी मुजफ्फर जंग को लेके जा रहा होता है पांडिचेरी, लेकिन वहाँ पर रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो शासक बना दिया जाता है सलावत जंग को। सलावत जंग बन जाता है, युद्ध चलता रहता है, और इसी दौरान एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं आम्बूर का युद्ध। आम्बूर का युद्ध होता है 1749 में। आम्बूर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है, किसके बीच में, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में। युद्ध चलता रहता है, उसके बाद एक संधि हो जाती है, कौन सी, पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी असल में ये जगह पड़ती हमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में पड़ती है। तो ये संधि हमारी हो जाती है 1755 में। 1755 के द्वारा ये युद्ध हमारा जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कर्नाटक का तीसरा युद्ध, मतलब कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक के तीसरे युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसी युद्ध के द्वारा ये सिद्ध हो जाएगा कि अंग्रेज जो है शक्तिशाली हैं और फ्रांसीसी कमजोर हैं। यही युद्ध हमारा क्या करता है कि इस युद्ध में एक और हमारा जो है युद्ध होता है जिसको कहते हैं वांडीवास का युद्ध। 22 जनवरी 1760 को होता है, और यहीं पर एक अंग्रेज होता है जिसका नाम होता है आयरकूट। हमने बताया हुआ था यहाँ पर
अंग्रेजों की तरफ से आएगा आयरकूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से आता है कौन भैया, लाली। तो दोनों में यहाँ पर युद्ध होता है, और इस युद्ध से होता क्या है कि अंग्रेज हमारे जो है जीत जाते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। एक पेरिस की संधि होती है। इसी पेरिस की संधि से क्या होता है कि हमारा ये निश्चित हो जाता है कि अब भारत में केवल अंग्रेजों का जो है यहाँ पर कब्जा रहेगा। जो फ्रांसीसी छोटे मोटे तौर पर अपना बचे हैं, व्यापार वगैरह करते रहेंगे। बाकी जो है इनकी जितनी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, कोठियाँ वगैरह हैं, अंग्रेजों की जब्त में हो जाएंगी। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या होता है कि इनमें संघर्ष होता है। संघर्ष का परिणाम यही होता है कि अंग्रेज इस संघर्ष में विजयी होते हैं। तो आप लोग जो है ये दोनों वीडियो मिला के देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नया लेके आएंगे। बहरहाल अगर आपको कोई दूसरा विषय पढ़ना हो, वो आप लोग जो है हमको बता सकते हैं कि कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। हमारी सोच ये है कि सिलेबस बिल्कुल एक पास से चलना चाहिए, और आप जो है या फिर आप जो है अपने इच्छा अनुसार बताते रहें कि किस प्रकार से जो है क्या करना है। तो आप लोग थोड़ा सा ये वीडियो देखिए, इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में बसाइए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो हमारी समझ से अगर आप दोनों वीडियो हमारे जो है अब मिला के अगर देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट भी पता चल जाएंगे। और फैक्ट वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, आप लोग हमारा वीडियो देखिए, जैसा कुछ हो वैसी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर देते रहें। जय हिंद, जय भारत।